दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की जिस सीरीज में अभी हम चल रहे हैं, आज हम बात करेंगे दिनांक 13 जनवरी को लिए गए पेपर की 9 बजे से 10 बजे के बीच में लिया गया था और क्रमानुसार इसका नंबर 13वां था। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, आपसे कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपए में बेचा जाता है। छूट का प्रतिशत निकटतम। निकटतम शब्द जब जब भी इस्तेमाल किया जाए, आप समझ लीजिए कि उस सवाल में कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात आपको दिख भी रही है, और वो क्या दिख रही है? 6.4%। यह मामला थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस डाटा का इस सवाल में हल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें प्रतिशत में दी गई हैं और आपसे जो चीज पूछी जा रही है वो भी प्रतिशत में। अब देख लेते हैं क्या बोला है। क्रय अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो इसका अंकित मूल्य 125 होगा। मतलब मामला है 4 और ठीक है, 6.4% के लाभ के साथ बेचा जाता है। मतलब यहां अगर मामला सीपी अगर 100 है तो इसका जो एसपी है वो कितना है? 106। और अगर इसे हम बैलेंस करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। दोनों संख्या किससे कट रही? 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 8 से कट रही है। 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 कम 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, और इसके काटेंगे तो 8 कम 8, 8 दूनी 8 5। मतलब पूरा मामला कितना है? अंकित मूल्य है 125 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना है? छूट किस पर दी जानी है? छूट दी जानी है अंकित मूल्य। अब यहां पर हमें क्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 4। यहां पर हमें कितना दिख रहा है? 125। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरे पास क्रय मूल्य भी आ जाएगा, विक्रय मूल्य भी आ जाएगा और अंकित मूल्य भी आ जाएगा। कैसे हम करते हैं? अब इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 125 का गुणा और इसमें कितने का गुणा? 4 का गुणा। अब आप देखिए क्या होने वाला। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी, और ये हो गया आपका एसपी। अब देखिए सीपी कितना है? 125 चौके 5, ये हो गया 500। 125 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13, 4 एकम 4 1 5। मतलब अंकित मूल्य जिस वस्तु का 625 था उसे बेचा कितने में गया है? 532। बात समझिए, छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। 625 रुपए कीमत जिस वस्तु की थी उसको बेचा कितने में गया है? 532 में। खरीदा कितने में गया था? 500। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हमें मिल जाएगी छूट बराबर कितना हो जाएगा? 632 माइनस 625 माइनस 532। 5 में से 2 गया 3, 12 में से छूट कितनी है? 92। तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 92 बटे अंकित मूल्य कितना है? 25। अब देखिए 25 हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नहीं है। भाग किसका देना है? 25 का। 25 कम 25, 1 118। 25 पंचे ज्यादा हो जाएगा, 25 चौके 100। अभी कितना बच गया? 18, 180, 25। मतलब कितना आ रहा है? आपकी छूट कितनी आ रही है? 14.7। निकटतम पूछा हुआ है इसमें 15%, और यही आपका जवाब। काफी अच्छा सवाल कहा जा सकता है। क्योंकि अच्छा सवाल ये क्यों हो गया? क्योंकि एक बात तो यहाँ उसने 6.4% दे दिया, और दूसरा आपको धोखा देने के लिए उसने 450। अगर आप 450 रुपए पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इस सवाल का कैलकुलेशन काफी लंबा जाने वाला है। इसलिए मेरी सलाह आपके लिए यह है कि जब कभी भी प्रतिशत से देकर के प्रतिशत पूछा जाए, अनुपात को देके अनुपात पूछा जाए, अनुपात से प्रतिशत, प्रतिशत से अनुपात पूछा जाए, आंकड़े का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। ठीक है, अब इस सवाल में मैं आपको दोबारा एक बात समझा देता हूं। पहली बात तो यह कि छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य। दूसरा 1900, ये किसके लिए है? पहली बात। दूसरी बात,
यहाँ पर 125 का गुणा होगा तो यहाँ भी 125 का गुणा होगा, यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो यहाँ पे भी 4। इन दोनों को मैंने बैलेंस क्यों किया? क्योंकि दोनों में एक चीज शामिल थी और वो थी, ठीक है, क्रय मूल्य से ही मूल्य बना, क्रय मूल्य से ही। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 3, 5, 9 का चतुर्थांश। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ ये है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा तो मामला कितना हो जाएगा? 5 गुणे 9 बटे 3 9 कितना हो जाएगा? 15। और ये है आपका ऑप्शन पर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 45 235 235 के ऊपर बार लगा वो भिन्न के रूप में व्यक्त। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जैसे कभी अगर ऐसा लगा है 6.5 बार, का मतलब होता है 6 सही 5 बटे, या अगर कभी ऐसा हो 5.37 इसमें भर बार लगा हुआ है, का मतलब होता है 5 सही 37 माइनस 3। ये 90 क्यों हुआ? जिसमें बार लगा हुआ है उसका 9 और एक अंक खाली था इसलिए 0 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सही 34, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो 3 अंक पे बार लगा हुआ है तो 3 9 तो कंफर्म है, 3 9 यहाँ पे भी है, 3 9 यहाँ पे भी है, 3 9 यहाँ पे भी है, 3 9 यहाँ पे भी, ठीक है। 000000 यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन डाटा हमें बहुत छोटा दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें हुआ है। सवाल में जो आपको बोल रहा है वो बोला 0.45235 बार इतने में लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको हल करूं तो 45 235 माइनस 45 में बार नहीं है माइनस 45 और बटे 3 में बार है तो 9 और 2 में नहीं है। अब आप इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 चला गया 9, ये कितना बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 45 बटे 99900, ठीक है। अब खुद ही दिख रहा है उत्तर कितना है 4519 अपॉन 99990 और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। बार के मामले में अगर सीधा 6.5 लिखा होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं 6 सही 5 बटा 10, लेकिन जब बार आ जाता है तो बार के लिए क्या हो जाता है बटे में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 2 पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया, 16% अधिक प्राप्त किया। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं मान लीजिए मुझे 500 रुपए 2 लोगों में बांटने तरीके से बांटने हैं, एक आदमी को 50 रुपए ज्यादा दे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उस 500 में से 50 रुपए को अलग कर, तो बचा कितना 450, दोनों लोगों को बराबर बराबर दे दो 225 और 200, और फिर जिसको ज्यादा देना है वो 50 उठा के उसको दे दो तो एक को मिल जाएगा 275, दूसरे जाएगा 225। यही यहां पर हो रहा है। ए पार्टी को 16% अधिक मत प्राप्त किया, पार्टी बी को 25 या 200 मत मिले, कोई मत अमान्य नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई? पहली बात तो ये कि मतों का अंतर कितना है 16, तो मैं एक काम करता हूं 100 में से पहले मैं 16 को अलग कर देता हूं, बचेगा कितना? अब मैं इसको आधा कर दूं तो 2 चौके 8 2 दूनी 4। अब बी को कुल मतों का 16% अधिक, अब ए को कितना मिल जाएगा? ए को और बी को ये मैंने इसको दे दिया 42, इसको भी दे दिया 42, इसको ज्यादा देना है तो मैंने 16 और दे दिया, मतलब इसको मिले हैं 58% और इस ये आपका सवाल हो गया। अब आपको बोला पार्टी बी को 25,200 मत मिले, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 25,000। अब देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक बार दोनों के इकाई अंक को जरूर देखें। 2 है तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, मतलब इसको मैं काटूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40%, ठीक है। 40 का है 600, ये कितनी हो गई? अब आपको निकालना क्या है? पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई है? दोनों के जो मतों का अंतर था वो पहले ही दे दिया था, कितना दे दिया था 16%, 16% बराबर कितना हो जाएगा
16 और गुणे कितना 600, 16 छक्के 96, आपका जो उत्तर है जाएगा 9600 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। यहां मैं बार बार इस बात को ये बोल रहा हूं, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर दो लोगों में पैसा बांटना है, एक को ज्यादा और एक को कम मिल रहा है, तो जितना ज्यादा देना है पहले आप उसको अलग कर दीजिए, जो बचा उसको दोनों को बराबर कर दीजिए, ज्यादा देने वाले को वो अलग किया गया पैसा दे दीजिए बराबर, अंडर द टेबल, दोनों को बुरा भी नहीं लगेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कोई दुकानदार 10% की छूट देता है, तो 10% छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य एमपी पर। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, समान स्थिति में अब वह 25 मतलब जो छूट वो 10 की दे रहा था, अब वो छूट कितने की देने लग गया, 25 की। 25 की छूट देगा मतलब सामान कितने का बिकेगा, 75 का, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। पहली बात 10% की छूट, 10 की छूट मतलब मामला कितने का है, 90 का, छूट हमेशा अंकित हो। 10 का लाभ, 10 का लाभ मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 100। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एमपी बराबर हो गया 110 अनुपात 90, दोनों कैंसिल मतलब 11। अब देखिए, अब वह 25% की छूट देता है, अंकित मूल्य आप कितना निकाल चुके हो, 11 निकाल चुके हो, छूट अब जो मिलेगी वो किस पर मिलेगी, 11 पे मिलेगी, और 25% की छूट का मतलब मामला कितने का हो गया है, 75 का, और 75% का मतलब होता है गुणे 0.75। अब इस पर आप 0.5 का गुणा कर दीजिए, गुणे 0.75, 11 पच्चीस 55, 11 सत्ते 87, 11 सत्ते 77 और 5 82, दो अंकों। अब देखिए, सामान का अंकित मूल्य कितना था, 11 था, क्रय मूल्य कितना था, 9 था, 25 की छूट के बाद सामान बिक कितने में रहा है, 8.2। तो अब क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बिका कितने में, कम में, मतलब 100% क्या होगी, हानि होगी, और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि कितने की हुई भाई, इन दोनों का जो अंतर है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 0.75। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। हानि कितने की है, 0.75 की, क्रय मूल्य कितना है 9, और गुणे कितना हो जाएगा ये, अब देख लीजिए, दोनों जीरो कैंसिल है, दशमलव कैंसिल, 3 त्रिकाई 9, और ये कितना हो जाएगा 25, और 25 बटे 3 का मतलब हुआ 8 से 8 8 8 इसमें दिया हुआ, 1/3 का मतलब भी होता है दशमलव 33, और ये हो क्या रही है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, छोटा है, इस तरह के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के सवालों पे आपको कमांड बनानी बहुत आवश्यक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4, 2:5, ठीक है, दोनों में फायदा क्या है, 4 3 7 5 2 7, क्वांटिटी बराबर है। पहली मिश्र धातु का 14, दूसरी मिश्र धातु का 21 केजी मिलाया गया, क्रमशः सोने और चांदी का अनुपात क्या, अनुपात, यहाँ दो चीजें पूछी जा सकती थी, मात्रा, अगर मात्रा पूछी गई होती तो हम क्या करते, 4 3 7, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, और 4 दूनी 8, 6 और 8 हो गया होता, लेकिन चूंकि अनुपात पूछा हुआ है तो हम इसको भी अनुपात में बदल देते हैं, ये 14 है, ये 21 है, अगर मैं रेशियो देखूं तो ये 2। अब आप देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पर है तांबा और यहाँ पर है, ठीक है, कितना बोल रहा है, ये 3 बोल रहा है, ये 4 बोल रहा है, ये 2 बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है, इसका भी योग 7 है, इसका भी योग 7 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, 14 केजी मतलब 2, अब 21 केजी मतलब 3, मतलब अब पूरा मामला हो गया 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, मतलब अनुपात हो जाएगा 17 का। यही आपके सवाल का जवाब है? 2:5 था, सॉरी 5, 3 बचे कितना हो जाएगा ये 6 8, तो ठीक है, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, मतलब अनुपात हो जाएगा 12, मतलब 12:23, यही इस सवाल का जवाब है। यहाँ हमारा काम थोड़ा सा आसान क्यों हो गया,
अगर ये क्वांटिटी बराबर नहीं होती तो फिर हमें इसको भी बराबर करना पड़ता, और बराबर करने के लिए या तो एलसीएम या तो ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ये दोनों बराबर थे, दोनों साथ साथ दिया हुआ था, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं। 14 और 21 का गुणा इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वांटिटी नहीं पूछी गई है, यहाँ पर आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, और अनुपात निकालते समय या प्रतिशत निकालते समय कभी भी आंकड़ों का उपयोग नहीं किया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, सोहन ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि धन उधार लिया, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से 3 समान किस्तों में चुकाया, प्रत्येक देखिए किस्त वाले सवाल ये लगता है तीसरी बार आ रहा है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, मतलब पूरी क्या है 5 से। अब देखिए पहले साल स्थिति बनेगी 5 से 6, दूसरे वाली स्थिति बनेगी 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और तीसरे साल स्थिति बनेगी 5 की घात 3, ठीक है। अब ये किस्त है, ये धन है। अब ये देखिए क्या बन गया, देखिए यहां पे मैं कर देता हूं थोड़ा, देखिए 5 से 6, 25 से 36 और 125। अब चूंकि ये पूरा मामला क्या करना है, हमें बराबर करना है, तो मैं यहां पर भी 6 का गुणा करूंगा, यहां पर भी 6 का गुणा करूंगा, जहां 6 का गुणा होगा तो यहां भी 6 का गुणा होगा, यहां पर सॉरी 2 बार 6 का, 2 बार 6 अलग, यहां पर होगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 छक्का 30 छक्का, पहले साल धन 180 है, दूसरे साल धन कितना है 150, किस्त की गई तो 16 की, तीसरे साल धन कितना है 125 और किस्त अभी भी कितने 16 की। अब आपको जो बोल रहा है प्रत्येक किस्त कितने की है 1250। मैंने बार बार आपको बोला कि जब कभी भी ये 216 की वैल्यू आपको दी गई है तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि कितनी, 5 8 5 13 और 2 15, 1 1 3 4, उधार ली गई राशि 455 है, और ये आपकी क्या है, आपकी, इसीलिए हमने इसको बराबर किया। अब देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है 216 बराबर 1250, काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12 6 1250, 5 छक्का 30, 20% 1/5 ठीक तो है, 2 छक्के 12, 5 छक्का 30, 5 छक्का 5 और 2 7, कैसे कटेगा क्या, 5 2 7 7 1 8, निकटतम में पूछ रहा है, मतलब मामला निकटतम ही जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 हम 36, अगर 6 बार करेंगे तो 6 6 हम 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, मतलब लगभग कितना है 6 है। तो अब आप देख लीजिए 455 है, इसमें आप 6 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 चौके 24 और 3 27, आएगा ये 60, 27,000। अच्छा हम 36 का ही गुणा है, 455 है, 2730। अब देख लीजिए आपने क्या ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा 2633। और कोई डाटा इसके नजदीक ये वाला है 2466, लेकिन ये हमारा मामला केवल कितना कम है 46 कम है, मतलब थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, तो थोड़ा सा कम 2730 से कितना है 2633 रुपए। और अगर वैसे आप पूरा भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, देखिए अगर पूरा भाग में देता 1250 में अगर मैं 216 का भाग देता, 216 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार, 5 छक्का 30, 5 छक्का 5 और 3 8, 5 दूनी 10 और 11, कितना बचता 70, 700, 5 पॉइंट बार जाएगा ये, 2 चौके 8, 3 बार, 3 छक्के 18, 3 एक कम 3 और 1 4, 3 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 चला गया 5, 520। अब ये कितनी बार जाएगा 6 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 400, मतलब 5.32। तो अब आप देखिए 455 में अगर आप 5.32 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, देखिए 2 पंचे 32, 32 पंचे 160, 32 पंचे 160 और 16 176,
32 चौके 128, 128 और 7 135 और 10 145। 5 का करेंगे, 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 अंक, ये 2 अंक के बाद दशमलव और प्लस 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 1। अब ये 8 5 13, 4 2 6 1 7 1 1 2 बराबर किसके आ रहा है, 5.3 43 है। 5 पचम 25, 455 में 5.32 पंचे 160, 32 पंचे 160 और 16 176, 32 चौके 128, 7 135 और 10 145। ये हो गया। अब 5 पचम 25, पचम 25, 25 और 2 27, 5 चौके 20 और 2 22, 5 5 10, 7 4 11 1 12, 2 1 3 1 4, 2420 के आसपास आ रहा है, 2420 के आसपास आ रहा है, 2420 के आसपास। तब इसका उत्तर ये न हो करके 2466। ठीक है, ये देखिए इसका कैलकुलेशन इस तरह क्यों करना पड़ गया, क्योंकि पूरे का पूरा जो मामला था वो 2 में जरा नजदीक था। इस सवाल को मैं दोबारा से चाहे आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां तक तो मामला क्लियर था, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये आप थोड़ा सा समझिए। देखिए अब 216 की वैल्यू 1250 है, तो मैं तो एक बार तो काट ही सकता हूं, 2 या कम 2 0 2 28 16, 2 छक्के 12। अब देखिए 650 में मुझे 128 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 1 5 और 1 6, कितना बचा 40। अब कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 28 3 84 या कम 3, कितना बचेगा 16। तो अब ये कितनी बार चला जाएगा, चौरासी, 16 बचा 60। अब यहां पे देख लीजिए आप 5.32, 455 गुणे 5.3, गुणा करना है वो कैसे करना, पहले इसका करिए, 32 पंचे 160, 16 32 पंचे 160 और 16 176, 17 32 चौके 128 और 7 135 और 10 145, 2 अंकों के बाद दशमलव, बचा 25, 5 25 तो 27 और 5 चौके 20 और 2 22। अब 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, 2 1 3 3 1 4, 2420.6 आ रहा है और उसके नजदीक 2466 है, इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2466। बात कर लेते हैं अगले। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 70। प्राकृत मैंने आप लोग को इसमें बताया था, जब कभी भी समान अंतर की संख्याएं होती है तो औसत होता है प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन अगर प्राकृत की जाए या अभाज्य की जाए तो वहां पर हमें एक ही चीज जाती है और वो है योग बटे संख्या। अब देख लीजिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे, या योग बराबर आप ऐसे भी कह सकते हो, योग बराबर क्या हो जाएगा औसत संख्या। अब देखिए योग है कितना, 32 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 79 प्लस 48, एक संख्या को आप एक्स मान लीजिए, 70 और गुणे। अब यहां देखिए 9 2 11 2 13 5 18 18 9 27 और 8 35, 3 3 3 6 6 12 7 19 6 25 7 32 और 4 36, 365 प्लस एक्स बराबर है 490, तो x बराबर हो जाएगा 490 माइनस 365, 90 में से 65 घटाएंगे 25, 4 में से 125 उत्तर है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। एवरेज का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है।
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपए में 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ। लाभ ही दिया हुआ है, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, हर जगह मामला किसका है, प्रतिशत का। 1280 रुपए की कोई जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर जो 1/3 है, मतलब इसका मतलब कितना होता है, 1/3। अब देखिए 3 में से 1 की बात हो रही है, मतलब 3 सामान था, उसने एक सामान को अलग रेट पे बेचा है और बाकी के बचे 2 सामानों को अलग रेट पे बेचा है। तो 1/3 सामान पर उसे 15 की हानि हो गई, 15 की हानि हो गई मतलब 15। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन पर उसे 15 का लाभ हो जाए। यहाँ पर उसे 15 का लाभ चाहिए, इसकी वैल्यू आपको। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दिया 45 और ये माइनस है, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब ये कितना हो गया 60 और x की वैल्यू हो जाएगी 60/2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कमर्शियल मैथमेटिक्स में और अभी आगे आने वाले डीआई में, जहां पर प्रतिशत और अनुपात देकर प्रतिशत और अनुपात पूछा जाता है, वहां पर कभी भी आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा था, उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही थी, 15 सेकंड बाद उससे 40 मीटर पीछे रह जाती। पहले 35 मीटर आगे थी, फिर 40 मीटर पीछे हो गई। बस की चाल ज्ञात करो। पहली बात तो है कि बस और कार एक ही दिशा में चल रही है, और एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाती है। और दूसरी बात, पहले पीछे थी फिर आगे हो गई, मतलब उसने उतनी दूरी तय की। तो दूरी कितनी हो गई, पहले 35 मीटर पीछे फिर 40 मीटर आगे, मतलब, और समय कितना दिया हुआ है, 15 सेकंड में ये चीज हुई। मतलब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे, अब यहां पर चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल माइनस बस की। दूरी कितनी हो जाएगी, 35 पीछे थी 40 आगे, और समय कितना दिया हुआ है 15। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो का गुणा हो जाएगा 18। छोटे को हम बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। कार की चाल कितनी दी हुई है, 70 माइनस बस की 75/15 में 18, 15 बना 75, 5 से 5, ठीक है। अब देख लीजिए बस की चाल कितनी हो जाएगी, 70 माइनस 18 बराबर कितनी हो जाएगी, 52। यह है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बस ये ध्यान में रखना कि वो पहले पीछे थी फिर आगे हो, मतलब टोटल दूरी उसने कितनी तय की है, 75। बस की लंबाई को यहाँ काउंट नहीं किया गया, वो भी बेचारी 2-3 मीटर की होगी, लेकिन यहाँ बस और कार को उसने समान समान लिया है या उसको शून्य माना। दूसरी एक बात, यहाँ पर चाल क्या है, दूरी क्या है, वो कैसी है, समान है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरी चीज, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने का मामला था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, लंब। अब देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे। अब देखिए सवाल अगर देखा जाए कितना है इसका, 42 दूनी 84, 84 में से 10 का भाग दे देंगे 8.4। उत्तर ये सवाल इतना ही, क्योंकि ये 1/2 है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 42 दिया गया है, ये 1/2 दिया गया है, आधार आपको निकालना है और लंब कितनी चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, और 10 कहां पहुंच जाएगा नीचे, बराबर कितना हो जाएगा आधार, 10 को हटाएंगे तो 8.4, यही आपका जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय, ठोस गोला है यहाँ पर, यह खोखला गोला नहीं है, ठोस गोला है।
तो ठोस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होता है 4πr। अब अर्धगोले की अगर मैं बात करूं तो ये अर्धगोला इसका कितना हो जाएगा 2πr²। अर्धगोला अगर ठोस है तभी बनेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये कितना होता है πr²। ये कितना हो जाता है। अब इसका और ये ठोस वाले गोले का पूरे गोले का पूछ रहा है क्या अनुपात पूछ रहा है ये और ये कैंसिल उत्तर हो जाएगा 3/4 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो ध्यान रखने की वो एक ही बात है कि ठोस गोले का 4πr² तो अर्ध गोले का 2πr² मत मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गोला ये भी रहता है और ये πr² जुड़ जाता है तो ये कितना हो जाता है 3πr²। दोनों का रेशियो पूछा हुआ है तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है एक सोफा सेट 10%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका अंकित मूल्य 18,000 है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य तो रुपया देके रुपया ही पूछो। और ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सवाल में आप फॉर्मूले पे बच जाइए, सीधा कैलकुलेशन कीजिए। ये 18,000 है, 10 की छूट मिल गई तो मामला कितने का हो गया 90 का। फिर इसके बाद 5 की छूट मिल गई तो मामला कितने का हो गया 95 का। और फिर 2 की छूट मिल गई तो मामला कितने का। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कैलकुलेशन पर हाथ साफ कीजिए। यहाँ अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो गुणा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए काट लेते हैं 1 2 2 1 1 1। अब देखिए ये 18 है और ये 95। इस 18 में से मैंने 2 निकाला तो ये 9 हो गया। 95 को दे दिया तो ये 190 हो गया, ये 0 हो। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना है 9 9 81 और ये कितना है 98। अब मुझे 98 में 81 का गुणा करना। 98 100 से 2 कम है, 81 19 कम है, 19 दूनी 38। 81 में से 2 घटाओ या 98 में से इसको घटाओ, 81 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब ये और ये का गुणा हो चुका है, मुझे किसका गुणा करना है 19 का। तो 19 अट्ठे कितना होता है 152, 2 15, 19 दिया 57, 5 62, 2 72, 2 7, 19 नहीं है 171 और 7 178 की 8 17, 19 7 133, 7 140 और 10 150 और 10 है बटा 2 उत्तर हो जाएगा 15,082.2 15,082। यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि आपका कैलकुलेशन पर हाथ साफ होना। 100 की निकटतम संख्याओं का गुणा कैसे ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 5 वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणा कैसे करें ये आप प्लेलिस्ट वाले में जाकर के देख सकते हैं। वहां मैंने इसको गुणा और भाग दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 15,082 रुपया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है। क्यू और आर समान काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू तथा आर ने एक साथ काम शुरू किया और उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया। क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर ने साथ मिलकर शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। याद करें कि क्यू अकेला काम को कितने कर पाएगा। पी कितने दिनों में कर सकता है 200 दिन। क्यू और आर कितने दिनों में कर सकते हैं 100 दिनों में। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 200। क्षमता कितनी हो गई एक क्यू और आर की क्षमता। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है पी क्यू तथा आर ने एक साथ काम शुरू किया और कितने दिनों तक काम किया 40 दिनों तक। और क्यू छोड़ करके 40 दिनों तक उसने काम किया है और क्यू छोड़ करके चला गया है। मतलब 200 में से 120 काम तो हो चुका, अब 80 काम बचा हुआ है। 80 काम में पी और आर ने मिलकर कितने दिन में पूरा कर लिया 40 दिनों में। 40 दिनों में पी ने कितना किया होगा 40, तो आर ने कितना किया होगा 40। और 40 दिनों में 40 काम मतलब क्षमता कितनी होगी 1, तो 200 काम। उत्तर कितना हो गया 200 और यही आपके सवाल का जवाब है। अब मैं इसको बता देता हूं। देखिए पी ने कितने दिन में किया है, क्यू और आर ने कितने दिनों में किया है 100 दिनों में। तो इसका जो वर्क है ये कितना हो जाएगा तो ये आपको टाइम दिया है, ये एफिशिएंसी एक और तो पी क्यू और आर की जो क्षमता है वो कितनी हो गई 3। 40 दिन किया तो कितना 40 गुणे 3 मतलब कितना हो गया। शेष काम कितना हो गया, शेष काम हो गया 200 माइनस 120 बराबर कितना हो गया
शेष काम कितना हो गया 80। अब इसको कौन मिलके कर रहा है, इसको कौन मिल रहा है, पी और आर ने एक साथ मिलकर किया, मतलब पी और आर 80 काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, मतलब क्षमता कितनी हो जाएगी, पी और आर की क्षमता 2, तो आर की क्षमता चूंकि पी का तो आप निकाल चुके हो, तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 - 1, तो आर की क्षमता कितनी हो गई 1, ये कितना हो जाएगा 200/1, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 200 दिन, और यही आएगा। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पी की क्षमता मुझे पहले दी गई थी कि पी धन आर बराबर 2 है, जिसमें से पी की वैल्यू 1 है, तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। दूसरा, ये लोग 80 काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, इसलिए इनकी क्षमता कितनी है 2, क्योंकि काम बटे समय बराबर क्या होता है क्षमता। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन 256 और 484 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब कितना होता है, रूट ऑफ ये है, ये है, रूट ऑफ ए भी करेंगे 256 484, 256 का वर्गमूल 16, 484 का वर्गमूल 22, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 उत्तर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल को करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों ही संख्याएं वर्ग है, आप देख के भी बता सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर, मतलब नाव की चाल है 9, धारा की चाल कितनी है 1.5। एक आदमी नाव से 125 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है, फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार एक आदमी कहीं जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है, इसका मतलब एक बार वो धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार वो धारा के, और दोनों ही चूंकि 105 किलोमीटर तक गया, तो जाने के लिए भी दूरी 105 और आने के लिए भी दूरी 105। ठीक है, अब देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x + y, मतलब 9 + 1.5 बराबर 10, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बराबर कितना होता है x - y, मतलब 9 - 1.5, 9 - 1.5 बराबर कितना हो जाएगा। अब दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी। अब देखिए पहली बार 105 की दूरी और चाल कितनी है 10, जाने का समय हो गया या आने का समय, और दूसरी बार 105/7 का समय, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 105 से काटेंगे तो बचेगा कितना 10, ये 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, 5 से काट देंगे 14 हो जाए 24। ये है आपका ऑप्शन। यहाँ पर केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूरी तक जाता है और फिर पुनः वापस लौट कर आता है, तो एक बार चूंकि नदी है वो बह रही है, शांत नहीं रहती है, ठीक है, तो एक बार हम उसे मानेंगे धारा की दिशा में और एक बार हम उसे, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 18 और 12 दिनों में पूरा काम पूरा होने तक बारी बारी का काम, पहले दिन ए शुरू करता है और दूसरे दिन, इससे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक आदमी मान लीजिए 5 काम करता है, दूसरा आदमी 4 काम करता है, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो 9 काम, लेकिन अगर वो बारी बारी से काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, वो 5 4 9 काम तो होगा, लेकिन कितने दिनों में होगा 2 दिनों में होगा। अब अगर मान लीजिए उसको 30 काम करना है, तो 9 × 3 = 27, मतलब 3 दूनी 6 दिन, तो ये पूरे पूरे लग गए, और बचा हुआ जो 3 काम है वो अगर ए कर रहा है, पहला व्यक्ति कर रहा है और उसकी क्षमता 5 है। ठीक है, यहाँ पर आइए सवाल को, ए का दिन कितना है 18, बी का दिन कितना है 12, वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 36, 2, ठीक है, मतलब 2 + 3 बराबर कितना काम हो गया 5 काम, और 5 काम कितने दिनों में होगा 2 दिन में, और इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए ये कितना है 36 है, तो अगर मैं 36 में 5 का भाग दूंगा तो 5 × 7 = 35, शेष काम कितना बचेगा 1।
मतलब ये कितना हो जाएगा 7 यूनिट और प्लस 1। अब यहीं पर ध्यान देना है कि काम को शुरू कौन कर रहा है, तो काम को शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। 7 यूनिट मतलब 7 गुणे 2 और प्लस 1 का 2 मतलब 14 सही। ठीक है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 14.5। अब अगर यही इसको बी शुरू कर रहा होता तो ये 1/2 की जगह कितना आ जाता। ठीक है, सवाल में देखिए पहले मैंने पूरा भाग दे लिया 5 बार मतलब 1 यूनिट, जिसमें दोनों शामिल है, ए और बी दोनों ने एक एक दिन। ठीक है, तो ये 7 बार गया मतलब 7 बार ए ने 7 बार बी ने, मतलब टोटल 7 दूनी 14 हो गया। और ये एक काम है, चूंकि ए कर रहा है इसलिए ये दो, बी कर रहा होता तो 1/3। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 4% की साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है। इससे मैंने आप लोगों को बताया था कि दर, मूलधन और अंतर ये 3 चीजें रहती हैं। अगर इसमें से 2 फॉर्मूले को लगाइए, मतलब 2 साल के लिए x बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 80 का मान आपको निकालना है। r की वैल्यू दी गई है 4 गुणे 4 और ये कितना है 100 और गुणे कितना है 100। ठीक है, काट लेंगे 25, काट लेंगे ये भी 25, तो x बराबर 80 25, 25 अट्ठे 200, 2000 गुणे 25 मतलब उत्तर हो जाएगा 25 50। ये आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। और भी बहुत सारे तरीके हैं सवाल लगाने के, लेकिन बेहतर ये है कि अगर इन 3 चीजों में से कोई 2 चीज आपको दी है तो आप सीधे फॉर्मूले में रखिए और सवाल को लगा दीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और एक कुल मतों के 8% से हराया। कोई मत अवैध नहीं। अब देखिए 8% से हराया मतलब दोनों के बीच जो मतों का अंतर है वो कितना है। इस 8 को अब पहले बार कर दो, तब दोनों के मत क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। फिर जिसको ज्यादा मिला उसको दे दो। मतलब मैं ये कह रहा हूं 8 ज्यादा मिले हैं मतलब 100 में से 8 घटा दीजिए 92, भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 46। अब देखिए ए और बी के चुनाव में बी ने 16,200 प्राप्त किए और ए को कुल मतों से बी ने हराया है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये इसको भी 46 दिया, इसको भी 46 दिया, लेकिन इसने 8 और पा लिया मतलब ये है 54। अब देखिए बी 16,200 मत प्राप्त करता है मतलब 54 की जो वैल्यू है वो दी गई है 16,000 बी की। अब क्या बोला, ए और बी के बीच का मतों का अंतर कितना है, तो मतों का जो अंतर है ये तो पहले ही पता है कि ये 8 है। भाग देंगे तो कितनी बार, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 300 है, तो 8 की वैल्यू कितनी, 8 गुणे 300 मतलब आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2400 और ये है आपका ऑप्शन 50। 2 सवाल इसी तरीके के लगभग लगभग हो गए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर को सटीक रूप से। अधिकतम, जैसे ही अधिकतम शब्द आ गया मतलब समझ लीजिए कि मामला। और एचसीएफ में सबसे बड़ी बातें रहती है कि जब कभी भी 2 इकाइयां दी गई हो तो आप छोटी इकाई, पूरे डाटा को छोटी इकाई में, मीटर और सेंटीमीटर है, जैसे ये कितना है, तो कितना कर लिख देंगे हम सेंटीमीटर में 875, तो कितना लिख देंगे 175 और इसको कितना लिख देंगे 1200। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप बेसिक पे मत जाइएगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया तरीका होता है कि संख्याओं को प्रत्येक क्रम में लिख दीजिए और फिर आप उसको घटा के उत्तर निकाल लीजिए। अब देखिए कितना है, ये 175 है, 875 है और फिर ये कितना है 1200। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहां से 700। अगर मैं इसको घटाऊंगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 चला गया 4 और 11 में से 8 गया। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा 875, 12 मीटर 20, ठीक है। अगर मैं इसको घटाऊंगा 10 में से 5 चला गया 5 और 70 में से 35 मतलब 100। ठीक है, चाहे तो ठीक है ना, 5 5 10 7 4 11 1 12, 8 3 11 1 12। अब देखिए
ये किस तेरे आटा में टूटेगा? 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5, 5 सत्ते 35, 5 चक्का 5। अब 71 तो ऑलरेडी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले सवाल। दोस्तों इस सवाल के साथ ही आज का ये पेपर खत्म। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है इस सवाल में कुछ एक चीजें स्पेशली कैलकुलेशन कितनी आवश्यकता है ये आपको समझ में आ गई और साथ ही साथ कुछ एक नई चीजें स्पेशली एसआई और सीआई में अब जो मूवमेंट है वो इंस्टॉलमेंट की तरफ चला गया है और इंस्टॉलमेंट में काफी अच्छे सवाल। और जब भी निकटतम वाला मामला आ जाए उसमें सवालों को कैसे करना है, जब भी प्रतिशत दे के प्रतिशत पूछे तब सवालों को कैसा करना है, वो ये सब चीजें आज के वीडियो में आपको सीख मिली होंगी। मेरा ये विश्वास कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए